हाय गाइस, आई एम नितिन रॉय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एम के एन टेक अड्डा। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लाता हूं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। हम आज NPCLI काकापारा गुजरात मैकेनिकल प्रीवियस क्वेश्चन 2019 पार्ट थर्ड में 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हमने फन 1 से 7 तक क्वेश्चन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कशन किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या पूछा है इसमें? द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप इज गिवन। जो ड्रॉप्स होते हैं जो बनते हैं, जो सरफेस टेंशन के कारण एक वायुमंडल में हमारे यहाँ बनते हैं, कैसे बनता है? तो इसमें डिफरेंस ऑफ प्रेशर एंड सरफेस टेंशन में संबंध पूछा है। तो बात करते हैं कि होता क्या है ड्रॉप्स, लिक्विड ड्रॉप। ये एक इनरेगुलर शेप के टाइप का होता है। इसमें एक इंटरफेस मतलब वन लेयर होती है। मान लो जैसे कि आपका कोई एक ये लिक्विड है, ठीक है ना, L, और ये दूसरा इधर भी लिक्विड है, लेकिन ये क्या है, एयर की लेयर है। तो जो एयर लेयर है तो वन लेयर है, लिक्विड दो हैं, तो इसलिए हम जो ड्रॉप होता है उसमें कितनी लेयर होती हैं? एक लेयर इंटरफेस बनता है। और इसमें दूसरा पॉइंट है आपका जो ड्रॉप का, वो है एयर बबल को जो हम ड्रॉप भी बोल सकते हैं, जिसमें भी वन इंटरफेस होता है, ठीक है। अब इसमें जो संबंध पूछा है ड्रॉप का, प्रेशर डिफरेंस एंड सरफेस टेंशन का, क्या होता है ड्रॉप के लिए? एयर बबल को ही हम ड्रॉप कहते हैं। इसका संबंध डेल्टा P मान लो इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन T, ठीक है ना, ये संबंध होता है। लेकिन सिग्मा क्या है यहाँ पर? सिग्मा सरफेस टेंशन है, ठीक है, और D क्या है? डायामीटर है जो ड्रॉप का, ठीक है। डेल्टा P का है डिफरेंस प्रेशर, ठीक है ना। ये हो गया आपका ड्रॉप का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें एक बबल होता है। बबल में कितने इंटरफेस होते हैं? 2 इंटरफेस होते हैं। इसलिए इसका क्या रिलेशन होता है प्रेशर डिफरेंस एंड सरफेस टेंशन में, वो बताते हैं। डेल्टा P इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन D, ठीक है। तो हमने बताया डेल्टा P क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस। सिग्मा क्या होता है? सरफेस टेंशन। D क्या होता है? डायमीटर। तो ये क्या है? बबल के लिए है, ठीक है। बबल, ये ड्रॉप के सेकंड नंबर बबल। बबल में 2 इंटरफेस होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जेट फॉर्मेशन की। जेट फॉर्मेशन में डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस एंड सरफेस टेंशन में क्या संबंध होता है, ठीक है। उसमें संबंध होता है कि डेल्टा P बराबर 2 सिग्मा अपॉन D। तो इनका जो हमने रिलेशन बताया है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन हमने बताया कि प्रेशर डिफरेंस एंड जो आपका सरफेस टेंशन है उसमें संबंध पूछा है, मान लो। तो इसी प्रकार ये तीन होते हैं केस, जैसे कि ड्रॉप, एयर बबल को ही हम ड्रॉप कहते हैं, और बबल होता है एंड जेट फॉर्मेशन होता है। ये कैसे, मतलब हम इनका डेरिवेशन ना करा के हम आपको फॉर्मूले लिखा देते हैं, बता देते हैं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन
भी पूछता है, जैसे न्यूमेरिकल के सरफेस टेंशन दे देगा, डायमीटर दे देगा, तो प्रेशर डिफरेंस पूछेगा बबल का, या हुआ ड्रॉप का, या जेट फॉर्मेशन का। इसलिए हमने इन तीनों फॉर्मूलों को महत्वपूर्ण समझा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी हमने आपको जानकारी बताई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्प्रिंग कंट्रोलर गवर्नर। तो इसमें गवर्नर शब्द आया, तो गवर्नर क्या होता है आप इसके बारे में बताते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आया गवर्नर से, तो गवर्नर क्या होता है। गवर्नर एक प्रकार का वो साधन है जो कार्य इंजन में जो परिवर्तित भार के कारण गति में होने वाले फ्लैक्चुएशन को ईंधन की मात्रा को नियंत्रित करके औसत गति को बनाए रखना। मतलब गवर्नर का काम होता है, कोई भी इंजन है, ठीक है ना, उसमें लोड कम और ज़्यादा होता है, जिससे उसको मेंटेन मतलब औसत गति पे बनाए रखने के लिए जब भार बढ़ेगा तो लोड बढ़ेगा, तो हम ईंधन की मात्रा अधिक भेज सकें, और लोड कम होगा तो ईंधन की मात्रा कम कर सकें। इसलिए औसत गति को मेंटेन रखने के लिए हम गवर्नर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, इंजन में। डेफिनेशन, अब गवर्नर की डेफिनेशन आपको बता दी। अब गवर्नर के टाइप, क्योंकि ये टाइप से संबंधित क्वेश्चन पूछा है आपको, स्प्रिंग कंट्रोलर गवर्नर है निम्नलिखित में से ये पूछे, तो हम गवर्नर के प्रकार पढ़ लेते हैं। 2 टाइप्स होते हैं गवर्नर। पहला सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, जिसको अपकेंद्रीय अधिनियंत्रण कहते हैं। एक होता है इनर्शिया गवर्नर। तो ज़्यादातर हम केसों में सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर यूज़ करते हैं, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला पेंडुलम टाइप, दूसरा लोडेड टाइप, ठीक है। अब पेंडुलम टाइप जो होता है गवर्नर, वो कौन सा होता है। जो पेंडुलम टाइप गवर्नर होते हैं, पेंडुलम टाइप गवर्नर जो होते हैं, मान लो इससे संबंधित एक क्वेश्चन 100% आता है या 2 क्वेश्चन आते हैं। देखो जो आपके सामने 72 क्वेश्चन जो डिस्कस करने हैं, ये भी टाइप से ही संबंधित आया है। तो पेंडुलम टाइप जो गवर्नर होता है वो होता है आपका वाट गवर्नर, ठीक है ना। जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के अंतर्गत 2 टाइप्स आते हैं, पेंडुलम टाइप गवर्नर, लोडेड टाइप गवर्नर। और पेंडुलम टाइप गवर्नर में वाट गवर्नर होता है। लोडेड टाइप गवर्नर जो होता है वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेड वेट लोडेड गवर्नर, ठीक है। दूसरा आपका स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। तो आगे बात तो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर के ही बारे में पूछा है इसमें, तो आगे डेड वेट लोडेड गवर्नर के बारे में पूछते हैं। जो पोर्टल गवर्नर और प्रियोल गवर्नर 2 गवर्नर होते हैं, डेड वेट लोडेड टाइप गवर्नर। स्प्रिंग लोडेड गवर्नर भी 4 प्रकार होते हैं, पिकरिंग गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर, हंटिंग गवर्नर, विल्सन हर्टन गवर्नर। 4 प्रकार के होते हैं स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर लोडेड या गवर्नर, ठीक है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन आया है कि स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने 4 पढ़े आपको, 4 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन ए हंटिंग गवर्नर, ऑप्शन बी पिकरिंग गवर्नर, ऑप्शन सी हर्टनेल गवर्नर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द ऑप्शन, ठीक है ना। तो जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमारे जो टाइप्स बताए मैंने अभी तुमको स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, तो 4 बताए थे। तो इसमें तीनों ऑप्शन में मिल रहा है, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द ऑप्शन, ठीक है ना। तो मतलब गवर्नर के जो टाइप होते हैं या गवर्नर से रिलेटेड जो टाइप, उसमें से 100% एक क्वेश्चन आता है। हमने गवर्नर के प्रकार डिस्कशन किया, जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन टॉपिक से ज़रूर आते हैं। जो टेक्निकल जो पेपर होते हैं वो उसमें 100% आपका एक क्वेश्चन इस गवर्नर के टाइप से मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए इम्बस्ड सरफेस इज। जैसे इम्बस्ड का मतलब डूबी हुई वस्तु का जो होती है उसका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, और इसके बारे में जानकारी करते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर किसे कहते हैं, जो विशेषत मतलब वस्तु का, वैसे डूबी हुई वस्तु का वह बिंदु जिसके द्वारा द्रव का परिणामी दबाव कार्य के रूप में लिया जा सकता है, दबाव केंद्र कहलाता है। मान लो इट इज़ द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ नेट हाइड्रोलिक फोर्स। जैसे कोई वस्तु है जो पानी में डूबी हुई है मान लो, या सरफेस से
तो जिसका जो हाइड्रोलिक फोर्स है जो पानी के अंदर लग रहा है वो किसी एक बिंदु पर लगे, ठीक है ना, उसी को हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। दाब तीव्रता की गहराई के साथ बढ़ती है। दाब जो तीव्रता होती है, जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है ना, ये सरफेस है, यहाँ से जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे गहराई बढ़ेगी तो जो दाब तीव्रता है वो बढ़ती है, ठीक है। इसलिए दाब केंद्र सदैव सतह के नीचे, मान लो गुरुत्व केंद्र, जैसे मान लो कोई वस्तु है ये रखी है आपकी हॉरिजॉन्टल रखी है, इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा मान लो, या एक इंक्लाइन कोई वस्तु रखी है तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा हमेशा जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो उसके नीचे होता है, मान लो, ठीक है ना। सतह की दशा में दाब केंद्र से गुरुत्व पर होता है, मान लो। अब मान लो जी तो आपकी केवल नीचे होता है। अब मान लो सतह की दिशा में है, मान लो सतह की दिशा में यहाँ रखा है, दिशा में मान लो सतह जी है इसकी दिशा में रखा है, तो जो गुरुत्व केंद्र और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो भी हमारा सेम, मतलब उसी बिंदु पर होगा जहाँ गुरुत्व केंद्र होगा। जब हम, तो इसके ये केस हैं बताएंगे हम, चलो आगे डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मान लो थीटा, ठीक है ना, थीटा एंगल पे कोई वस्तु रखी है, पहला जो केस है जो पानी में रखी है, जैसे मान लो जिस सतह है इसके थीटा एंगल पे रखी है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, H बराबर H बार प्लस के AIG AH बार साइन उसके थीटा। मान लो इसका क्या है कि H बराबर HCP मतलब होता है सेंटर प्रेशर, ठीक है ना, डिस्टेंस, H बार प्लस के IG साइन उसके थीटा अपॉन AH बार, ठीक है। ये फॉर्मूला मेन होता है थीटा एंगल पे कोई वस्तु है उसके लिए। तो पहला केस बनता है कि थीटा बराबर, जब थीटा बराबर, इसमें अब डिस्कशन कर लेते हैं कि H बार होता क्या है, ठीक है ना। H बार वो है जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी फ्रॉम फ्री सरफेस। जैसे मान लो जी फ्री सरफेस, ठीक है ना, पानी की, यहाँ हमारी बॉडी ये है, ठीक है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल रखी है या वर्टिकल रखी हो ऐसे, या बॉडी हमारी इंक्लाइन थीटा पे रखी हो ऐसे, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसे मान लो C सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो और फ्री सरफेस जो है ऊपर से, जो उनके बीच की दूरी जो वर्टिकल दूरी है उसको ही H बार कहते हैं, जिसको हम H बार से डिनोट करते हैं। अब उसी फॉर्मूले IG थी जो एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके अबाउट जो बॉडी है, ठीक है ना, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एरिया, उसको IG से डिनोट करता है। एक क्या है, एरिया ऑफ सरफेस टचिंग फ्लूइड, जो हमारा पानी के अंदर जो वस्तु है जो पानी से टचिंग कर रहा है फ्लूइड से, उसका जो एरिया है वो एरिया है, ठीक है ना। अब केस फर्स्ट में जैसे कि मैंने फॉर्मूला वही होता है, लेकिन केस फर्स्ट में क्या होता है कि थीटा बराबर 0 अंश माना हमने, ठीक है, 0 अंश रखेंगे तो क्या होगा, H जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमारा H बार के बराबर होता है ना। कैसे H बार के बराबर होता है, जब वस्तु फ्री सरफेस से मतलब हॉरिजॉन्टल में रखी है तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ प्रेशर ही वहाँ पर होगा, ठीक है ना। ये चीज़ है कि सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ विल लाइज एट सेम लेवल फ्रॉम द फ्री सरफेस, मतलब फ्री सरफेस है, ठीक है ना, इससे नीचे जो हॉरिजॉन्टल वस्तु रखी है थीटा बराबर कितना है, 0 अंश। जैसे फॉर्मूला में रख लो तो निकल के आ जाएगा आपका जो मेन फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिंदु पर ही होता है। अब इसमें दूसरा केस है, मान लो कि थीटा बराबर आपका है 90 अंश, ठीक है, 90 अंश को रखेंगे तो H जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो निकलेगा H बार, ठीक है ना, प्लस के IG अपॉन AH बार। तो जो H बार तो उसके है ये, लेकिन ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, इसलिए हम बता सकते हैं इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो हमारे HCP मान लो H बार से ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा। जैसे जो वस्तु है फ्री सरफेस से वर्टिकल में रखी है मान लो, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल में रखी है, ठीक है ना, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है
तो इसका एच बार ये हो गया। लेकिन जो सेंटर ऑफ जो प्रेशर होगा वो इसके नीचे होगा, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। ओके, तो इसका क्या है पॉइंट है कि याद कर लो, सेंटर ऑफ प्रेशर लाइज बिलो द सेंट्रल ग्रेविटी या सेंट्रॉइड, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड। तो यही क्वेश्चन पूछा है, जब कोई बॉडी जमीन डूबी है फ्लूइड में तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो कहाँ होता है, मान लो किस कंडीशन में वस्तु रखी है। तो ये चीज़ सब हमने डिटेल में बताया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, मान लो पूछा है कि एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के सेंटर पर होता है जब मान लो बॉडी हॉरिजॉन्टल हो, फ्री सरफेस पे ही रखी हो। बी एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हो ही नहीं सकता सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर नहीं होता है, बस ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ही बिंदु पे हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता, नीचे तो जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसलिए डिटेल में बताया कि मान लो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो फॉर्मूले संबंधित को न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। मान लो इसमें जो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना, तो वो ऑप्शन चुनना है जिसमें हमारी जो विमा है हीन है, मतलब इसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, मान लो, है ना, जो टर्बाइन होती हैं, मान लो पंप होती हैं, तो उसमें एक फार्मूला होता है, मान लो कि एन एस बराबर एन, ठीक है ना, पी अंडर रूट में एस 5/4, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है स्पेसिफिक स्पीड का, काय के लिए, टर्बाइन के लिए, ठीक है ना। तो इसमें यदि 1 किलोवाट या H बराबर P बराबर 1 किलोवाट, H बराबर 1 मीटर रख दिया जाए, तो N जो स्पेसिफिक स्पीड होगी वो N के बराबर होगी। तो इसलिए इसका मात्रक RPM आ जाएगा, ठीक है ना, या चाल स्पीड होगी निकलेगी। तो इसका मात्रक स्पेसिफिक स्पीड का भी है, ये डायमेंशन लेस नहीं है, ये डायमेंशन होती है इसकी। अब रहा दूसरा ऑप्शन बी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है ना। इसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है आपका मास, वॉल्यूम अपॉन मास होता है। और हम अब ये वॉल्यूम है, इसको नीचे लाएंगे तो 1 अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है हमारा, 1 अपॉन डेंसिटी। मान लो जी मास अपॉन क्या होता है, डेंसिटी होती है। तो हम जान सकते हैं जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो हमारा डेंसिटी के इन प्रोपोर्शनल होता है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, या रेसिप्रोकल होता है। इसलिए जो डेंसिटी का मान लो मात्रक होता है kg पर मीटर क्यू, तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो मीटर क्यू पर kg, ठीक है ना, ये निकल के आ गया। तो मीटर क्यूब पर kg, तो ये भी हमारी डायमेंशन रहित है, मतलब डायमेंशन लेस नहीं है, मान लो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी। अब ऑप्शन सी डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है आप बताते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी वो है, इट इज़ द रेशियो डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है ना। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड होता है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है। तो डेंसिटी है, डेंसिटी का मात्रा निकाल लो, यहाँ लगाएंगे जो कि एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो डेंसिटी का मात्रा मान लो kg ऊपर पर मीटर क्यू, इसका भी kg पर मीटर क्यू, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो क्या है, डायमेंशन लेस होती हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसलिए इसका जो आंसर है वो से सी, जो इसका आंसर होगा वो सी ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्पेसिफिक वेट के भी बारे में बात करते हैं अभी। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है बताते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। मान लो वेट अपॉन क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है मान लो, ठीक है ना।
तो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है क्या, स्पेसिफिक वेट। तो वेट क्या है हमारा mg अपॉन वॉल्यूम, एम अपॉन बी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया रो इंटू जी। तो स्पेसिफिक वेट को भी हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स डेंसिटी एंड स्टैंडर्ड ग्रेविटी, मान लो डेंसिटी और ग्रेविटी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। इसका मात्र क्या होता है, निकालो। तो मास का केजी अपॉन मीटर क्यूब क्या होगा डेंसिटी का, और जो ग्रेविटी है उसका क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर तो 1 मीटर लग जाएगी, तो केजी अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड होगा। तो ये मात्र निकल के आएगा स्पेसिफिक वेट का। तो ये भी डायमेंशन है इसका भी। तो डायमेंशन लेस जो है वो ऑप्शन है इसका सी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, मैंने ये ऑब्जेक्ट में एक क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम निकाल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड मतलब वाटर के लिए, और स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं वाटर का ही। तो मान लो 1000 अपॉन 1000 मान लो, ठीक है। तो इसका 1000 से 1000 कट गया, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वाटर की वो हमेशा 1 होती है। और इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे मेजरमेंट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसको हम हाइड्रोमीटर के द्वारा मेजरमेंट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, है ना। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमने बताए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। टेक्निकल में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 75। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज फॉर्म व्हेन द लिंक्स ऑफ ए मैकेनिज्म लाई इन डिफरेंट प्लान्स। ये कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र है जो बनता है जब एक तंत्र के लिंक को विभिन्न प्लान में होते हैं। कंपाउंड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी स्पेशियल, ऑप्शन डी इक्विवेलेंट। तो इसका हम बताएंगे, इसका जो आंसर होगा वो होगा स्पेशियली। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि वेट ऑफ द बॉडी इन न्यूटन्स। मान लो जो वेट होता है भार, जो W, इसको कैसे न्यूटन है ना। तो वेट बराबर क्या होता है mg का मात्र क्या है kg, और g का मात्र क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर होता है। तो इसमें जो न्यूटन है, 1 न्यूटन शरीर का वजन है, वो किसके केजी मीटर स्क्वायर है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है ना। आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। इन एन आइडियल मशीन द आउटपुट एज कंपेयर टू इनपुट इज। एक आइडियल जो मशीन होती है तो उसमें ये पूछ रहा है कि इनपुट की तुलना आउटपुट से करवा रहा है। तो ऑप्शन में दे रखा है लेस होता है, ऑप्शन बी में दे रखा है मोर होता है, ऑप्शन सी में दे रखा है इक्वल होता है, ऑप्शन डी में दे रखा है मे बी लेस और मोर डिपेंडिंग अपॉन एफिशिएंसी। तो इसका डिस्कशन करते हैं, आगे बताते हैं कि आइडियल मशीन होती क्या है, आदर्श मशीन होती क्या है। आदर्श मशीन वह मशीन होती है जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, दक्षता मतलब 100% होती है, उसी को हम आदर्श मशीन कहते हैं, और जिसमें किसी प्रकार का कोई घर्षण नहीं होता है, अंततः इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है। मान लो इसमें जो आइडियल मशीन होती है इसमें किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं होता है, ना ऊर्जा की हानि होती है। जिस प्रकार हम जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, मतलब 100% एफिशिएंसी दे रही है, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं आइडियल मशीन कहते हैं। तो यही कंपेयरिंग करवा रहा है कि आउटपुट एज कंपेयर टू इनपुट, तो इसमें क्या होगा इक्वली तो होगा, तभी तो आइडियल मशीन
कहलाएगी। मान लो कोई घर्षण नहीं होगा, कोई एनर्जी की लॉस नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो सी आंसर होगा, मतलब इक्वल होगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 78। इन द स्लाइडर चेन मैकेनिज्म विच इज इन इन्वर्जन ऑफ सिंपल इंजन मैकेनिज्म द नंबर ऑफ लिंक्स। जो स्लाइडर चेन प्रणाली में, जो स्लाइडर चेन मैकेनिज्म में जो सरल इंजन प्रणाली का मैकेनिज्म का विलोम में कड़ियों की संख्या कितनी होती है। मान लो जिसका इन्वर्जन करते हैं, सिंगल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म मान लो या स्लाइडर चेन मैकेनिज्म मान लो, तो इसमें कितनी लिंक होती हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें एक हम एक पॉइंट बताते हैं। इसमें जो स्लाइडिंग पेयर एंड जो स्लाइडिंग पेयर होता है एक होता है, और जो टर्निंग पेयर होते हैं वो 3 होते हैं। इसलिए और ये सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म है सिंपल इंजन के लिए, इसमें इन्वर्जन करके बनाया जाता है। क्या इन्वर्जन करना पड़ता है तो इसका डिटेल ना बता के एक पॉइंट बताया है कि इसमें पूछ लेता है कि सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म में कितने टर्निंग पेयर हैं और कितने स्लाइडिंग पेयर होते हैं। तो इसमें 3 टर्निंग पेयर और 1 स्लाइडिंग पेयर होता है। ठीक है, और इसमें ये जो क्वेश्चन पूछा है उसमें जो कितनी लिंक होती हैं 4 होती हैं, आप देख सकते हो। सिंगल स्लाइडर के जो बनाएंगे तो देखो ये सिलेंडर है, ठीक है ना, इसे कनेक्ट किया, ये क्या है क्रैंक शाफ्ट है, ये क्या है कनेक्टिंग रोड है, ठीक है ना, और ये क्या पिस्टन है, और ये क्या सिलेंडर है, और ये कनेक्टिंग रोड है, और ये क्या है क्रैंक शाफ्ट है, इससे कनेक्ट है। तो ये क्या है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बना, तो पिस्टन सिलेंडर पिस्टन दूसरी कड़ी, कनेक्टिंग तीसरी कड़ी, क्रैंक शाफ्ट चौथी कड़ी। तो इसमें क्या हो गई 4 कड़ी होती हैं। तो जिसमें स्लाइडिंग कर रहा था और 3 टर्निंग पेयर थे सिंपल इंजन के लिए। तो इसमें आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 4 लिंक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RIE इन इचिंग टेक्निक। जो इचिंग टेक्निक होती हैं उसमें एक RIE का पूर्ण रूप क्या होगा। RIE का पूर्ण नाम पूछा है तो ऑप्शन ए रिएक्टर इनर्ट इचिंग, ऑप्शन बी रिएक्टिव आयन इचिंग, ऑप्शन सी रिएक्टिव इम्बर्सन इचिंग, ऑप्शन डी रिएक्टेंट इन इचेंट्स। तो इसका जो RIE का फुल फॉर्म होगा इसमें जो ऑप्शन होगा 79 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। निम्न में से कौन सी एरर है एक बेलनाकार सतह पर हेलिकल ग्रूव के अनियमित रूप के कारण होने वाली त्रुटि। इज ए एरर ड्यू टू द इरेगुलर फॉर्म ऑफ हेलिकल ग्रूव ऑन ए सिलेंड्रिकल सरफेस। मान लो एक बेलनाकार सतह पर जो हेलिकल ग्रूव कटे, हेलिकल ग्रूव मतलब हेलिकल काटे जाते हैं अनियमित रूप से, तो इसमें कोई एरर होती है, वो कौन सी होती है उसके बारे में हमें बताना है। जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रोग्रेसिव एरर, ऑप्शन बी पीरियोडिक एरर, ऑप्शन सी ड्रंकन एरर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो इसमें जो बेलनाकार सतह पर जो हेलिकल ग्रूव आते हैं अनियमित रूप के कारण होने वाली त्रुटि होगी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ड्रंकन एरर कहलाती है, ड्रंकन त्रुटि कहलाती है। इसका इज करेक्ट आंसर सी होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।